10 अगस्त की तारीख आने में 100 घंटे से भी कम का समय बचा है। 10 अगस्त का जिक्र आपके सामने हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बोलना है। यह अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से मणिपुर हिंसा और महिलाओं से हैवानियत को लेकर लाया गया है। सदन में पीएम मोदी क्या बोलेंगे, इसकी एक झलक उन्होंने आज दिखा दी। लेकिन इस ट्रेलर को दिखाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके मन में भी वही सवाल हैं जो इस समय हमारे मन में हैं? क्या 10 अगस्त को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आमने सामने होंगे? क्या मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से हो रही चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे? और तीसरा सवाल, राहुल गांधी की संसद में वापसी कब होगी? तो मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद बहाली तो तय है, लेकिन कब होगी यह बड़ा सवाल है। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए प्रधानमंत्री ने रेलवे से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कैसे विपक्ष को फटकार लगाई। हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमले का कोई मौका नहीं चूकते। आज जिस कार्यक्रम में वो ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ना तो काम करती है और ना ही काम करने देती है, वो कार्यक्रम रेलवे से जुड़ा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम होना है। इनमें 508 रेलवे स्टेशन का काम आज से शुरू हो गया है। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया और उस भाषण में उन्होंने थोड़ा सा समय विपक्ष की आलोचना के लिए भी निकाला। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष शहीदों के सम्मान में बने वॉर मेमोरियल का विरोध करता है, नई संसद और कर्तव्य पथ का विरोध करता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गए हैं। उनका यह भाषण इस बात के संकेत हैं कि 10 अगस्त को जब वो संसद में बोलेंगे तो उनका अंदाज कैसा होगा और विपक्ष पर उनके हमले कितने तीखे होंगे। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 अगस्त यानी कि मंगलवार से शुरू होगी। यह तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ है कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में शामिल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब तक लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं की गई है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। वो शुक्रवार का दिन था। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। कल सोमवार है और फिर से संसद में कार्यवाही शुरू होगी।
आपको मालूम होगा कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद राहुल सेशंस कोर्ट गए, गुजरात हाई कोर्ट भी गए, लेकिन वहां भी दोष सिद्धि के फैसले को सही ठहराया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में दोष सिद्धि पर रोक लगने के बाद राहुल की संसद सदस्यता वापस मिलना तय है। लेकिन कब, इसका जवाब सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास है, क्योंकि सदस्यता बहाली की कोई समय सीमा नहीं है, इसे लेकर कोई नियम नहीं है और यह सब लोकसभा अध्यक्ष के ही हाथ में होता है। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों का नेतृत्व कर रहे अधीर रंजन चौधरी लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने की गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी सदस्यता बहाल नहीं हुई है। इस लेटर में 5 अगस्त की डेट है और 5 अगस्त को शनिवार था। अब कांग्रेस चाहती है कि मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करें और यह तभी संभव है जब उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की हरी झंडी मिल जाएगी। कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि जब इसी साल मार्च के महीने में गुजरात की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी, तब तुरंत उनकी संसद सदस्यता ले ली गई थी। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल के हक में आया है, तब देरी क्यों हो रही है? राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। कितना वक्त लेते हैं हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। ये चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर, सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। हमारे नेतागण को भी मैं ये बात रखे हैं, गुजारिश किए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। संसद सदस्यता की बहाली की जो बात आप लोग कर रहे हैं, क्या अंदेशा ये भी है कि इसको जानबूझकर टाला भी जा सकता है, लंबा समय लिया? अगर आप पे आंख की शर्म है, राजनीतिक सौहार्द है, मतभेद को मनभेद नहीं बनाते हैं, गणतंत्र में विश्वास करते हैं, तो आपने 3 महीने पहले जिस चीज़ में 24 घंटे लगाए मुझे निकालने में, तो कम से कम 48 घंटे में मुझे वापस तो बहाल करिए। ये तो मैं समझता हूँ कि आम संतुलन की बात है। कोई ऐसा पेचीदा मामला कानून का नहीं है जिसमें आप जाके सुलह और सुझाव और ओपिनियन मांगेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अभी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को चर्चा की शुरुआत करनी है, लेकिन अगर वे स्पीकर को लिखकर दे देते हैं कि उनकी जगह पर राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे और चर्चा शुरू होने से पहले राहुल की सदस्यता बहाल हो जाती है, उसके बाद राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रही है, लेकिन सदन के लिहाज से देखें तो सरकार में विश्वास के पुख्ता आंकड़े मौजूद हैं। बावजूद इसके विपक्ष ने अविश्वास का एक नैरेटिव गेम खेला है और इसका आधार मणिपुर में जातीय हिंसा और महिलाओं से हुई हैवानियत को बनाया गया है। अब विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर संसद में बोले, मणिपुर में महिलाओं से हुई हैवानियत पर बोले।
हालांकि विपक्ष के नेताओं को यह मालूम है कि सदन में संख्या बल मोदी सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी इसे विपक्ष ने नाक की लड़ाई बना दिया है। विपक्ष को संसद में हारने का दुख नहीं होगा, बल्कि वो इस बात को अपनी जीत की तरह लेंगे कि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर कर दिया और इसी बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की एकजुटता को आजमाने का मौका भी मिल जाएगा। देश ने यह भी देखा है कि जब जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का आमना सामना हुआ है, पीएम मोदी भारी पड़े हैं। संसद में अब तक दोनों नेताओं के बीच हुए वार पलटवार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, अब चिंता मत कीजिए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूँ, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। कांग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है और वो तो डूबे हैं, लेकिन उनके साथ जाने वाले भी, हम तो डूबे सनम तुम भी डूबोगे। अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। आपके मेंबर्स मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। अब हम आपके सामने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स रखना चाहते हैं। देश के संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव का एक अलग इतिहास रहा है। दरअसल संसदीय प्रावधानों का यह वो हिस्सा रहा है जिसने कुछ मौकों पर राष्ट्रीय राजनीति की धारा मोड़ दी। वर्ष 1952 से अब तक संसद में विपक्ष की ओर से 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें एक बार सरकार गिर गई, जबकि अलग अलग सरकारों की ओर से सदन में 12 बार विश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिनमें 3 बार सरकार ने सदन में बहुमत खो दिया। अब समझिए विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष लेकर आता है और विश्वास प्रस्ताव सदन में खुद सरकार लेकर आती है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि अब तक के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव से सिर्फ एक बार सरकार गिराई गई है।
और वो सरकार किसकी थी, क्या आप जानते हैं? मोरारजी देसाई की सरकार। बात वर्ष 1979 की है और तब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। देश की यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसके खिलाफ 1979 में कांग्रेस के वाई.बी. चौहान अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिस पर सदन में 2 दिनों तक बहस चली। हालांकि वोटिंग से पहले ही मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्वास प्रस्ताव सरकार पेश करती है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी रही है कि 12 में से 3 बार ऐसे मौके आए जब विश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी सरकार गिर गई। पहली बार ऐसा साल 1990 में हुआ जब वीपी सिंह की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद सदन में बहुमत खो दिया था। सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 152 वोट डाले गए थे, जबकि इसके खिलाफ 356 वोट पड़े थे। दूसरी बार 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवगौड़ा सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रस्ताव के खिलाफ 190 वोट के मुकाबले 338 वोट पड़ गए, जिसकी वजह से देवगौड़ा सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरी बार 1999 में यह इतिहास दोहराया गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से विश्वास प्रस्ताव हार गई। सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 वोट पड़े थे, लेकिन इसके खिलाफ सिर्फ 1 वोट ज्यादा यानी कि 270 वोट पड़े और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। यह तो स्पष्ट है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास लोकसभा में नंबर हो, बहुमत हो। हालांकि इस व्यवस्था के तहत लोकसभा की नियमावली में अविश्वास प्रस्ताव का भी प्रावधान है, जिसमें कोई भी सांसद 50 अन्य सांसदों के सहयोग से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग हो सकती है। भारत के संसदीय इतिहास में 1952 यानी कि पहली लोकसभा से लेकर अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान नेहरू सरकार के खिलाफ आचार्य जेबी कृपलानी ने पेश किया था। इसकी वजह बना था भारत और चीन के बीच युद्ध। 1962 में चीन से युद्ध के बाद देश में पैदा हुए मुश्किल हालात के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन नेहरू सरकार के खिलाफ कृपलानी का यह अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ नेहरू सरकार के साथ 347 सांसद खड़े रहे। संसद में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं और इस बार 28वां अविश्वास प्रस्ताव है जो कांग्रेस लेकर आई है। देश के 14 प्रधानमंत्री में से 8 प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ तो 3 बार इस प्रस्ताव को पेश किया गया। इस सूची में इंदिरा गांधी सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव आए, जबकि मोरारजी देसाई को 2 बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से जूझना पड़ा। 1984 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी भी भारी बहुमत से जीतकर आए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नरसिम्हा राव ने 5 साल तक सरकार चलाई, हालांकि उन्हें भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी को 1 बार और नरेंद्र मोदी को भी अपने पहले कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव से मुकाबला करना पड़ा। इस कार्यकाल में भी पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका है और उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बाकी है।